आज अपना लोग जो है नेक्स्ट जो है सवाल को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अपना लोग का 1 2 3 तक हो गया था और 4 भी हो गया था। आज अपना लोग का 5 6 और 7 देखते हैं। तो सबसे पहले 5 है। 5 अपना लोग का जो है एक एग्जाम्पल था अपना लोग का फर्स्ट नंबर ही कि 4:n में जो है n नेचुरल नंबर है और ये अपना लोग को चेक करना है कि क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए 4:n जो है 0 पर इंड करता है या नहीं करता है। तो इसमें जो है अपना लोग इसमें देखेंगे 6:n जो है n, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है तो n की किसी भी वैल्यू के लिए यह जो है 0 पे इंड करता है नहीं करता है। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले अपना लोग सवाल को नोट कर लेते हैं। चेक वेदर 6:n, इसको जो है बहुत ही अच्छा है। चेक वेदर check whether 6:n check whether 6:n can end with the digit 0, can end with the digit 0 for any natural number n. For any natural number n. Check whether 6:n can end with the digit 0 for any natural number n. कहता है कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, n के किसी भी वैल्यू के लिए क्या 6:n कभी 0 पर इंड करेगा। मतलब जो है पावर जो है 6:1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो किसी भी नंबर के लिए n का कोई भी वैल्यू है और यदि उसको एक्सपेंड करेंगे अपना लोग सॉल्व करेंगे जो है तो क्या वो 0 पर कभी इंड करेगा। तो देख लेते हैं। यह जो है एक चीज़ देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए। 6:n यदि 0 पर इंड करेगा, इसमें दो टाइप का प्रूफ है, मतलब दो तरीका से इसको सोचा जा सकता है। पहला है कि यदि 6:n 0 पर इंड करेगा तो वह जो है 5 से अवश्य रूप से डिविजिबल होगा। एक तो ये है कि यदि नंबर 0 पर इंड कर रहा है, यदि नंबर 0 पर इंड कर रहा है तो वह क्या होगा कि 5 से अवश्य रूप से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। दूसरी बात कि यदि उसको 0 पर इंड करना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों को उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि 2 और 5 में से कोई एक उपस्थित नहीं है तो वह कभी भी जो है 0 पर इंड नहीं करेगा। जैसे 6 का है, 6 के फैक्टर में 2 और 3 आएगा, 2 और 3 है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसके फैक्टर में 5 की उपस्थिति आवश्यक है। और यदि 5 है, जैसे 15 है या क्या कहते हैं 5 ही है, तो ये जो है 15 है तो 5 3 15 है, इसके फैक्टर में 5 और 3 है, 2 नहीं है, तो ये नंबर भी कभी जो है 0 पर इंड नहीं करेगा। क्यों? इसके फैक्टर में 2 को रहना आवश्यक है, तभी यह जो है 0 पर इंड करेगा। तो दो तरीक़ा से इसको जो है इस सवाल को सोचा जा सकता है। पहला तरीका ये कि यदि 0 पर इंड करेगा तो इसका फैक्टर अवश्य रूप से क्या होगा, 5 होना चाहिए या 5 से ये डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी बात जो है दूसरी तरह से कैसे सोचते हैं कि इसके फैक्टर में 2 और 5 की उपस्थिति आवश्यक है, जहाँ इसके फैक्टर में 2 और 3 है, मतलब 2 है 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पर जो है इंड नहीं करता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके यूनिकनेस पार्ट से अपना लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो पहला है कि जो है जैसे 4:8 पे अपना लोग प्रूफ किए थे कि यह नंबर जो है 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यदि ये 0 पर इंड करेगा तो यह क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके इंड में या तो 5 होगा या 0 होगा। तो कोई भी नंबर को जो है
इसके फैक्टर में जो है 5 आएगा नहीं या नहीं आएगा, या 0 होगा या नहीं होगा, यदि पावर के फॉर्म में है, ये 6 है, तो ऐड के किसी भी वैल्यू के लिए या 6 जो है इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वह 0 पर इंड करेगा या नहीं करेगा। जैसे 6 6 हो गया, 6 36 हो गया, 6 200 क्या कहते हैं 216 हो गया, फिर 6 ये इसमें हो जाएगा तो 1296 होगा। तो यह जो है यही चीज़ कह रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर है। क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 1 से लेकर के स्टार्ट करके किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6n जो है 0 पर इंड करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए अपना लोग क्या करते हैं कि यदि ये नंबर, अब अपना लोग तरकीब क्या अपनाते हैं कि यदि ये 0 पर इंड करेगा तो 5 से अवश्य रूप से डिविजिबल होगा, और यदि ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें 0 आएगा ही नहीं आएगा। क्यों? 5 से डिविजिबल तो तब होगा जब इसके फैक्टर में 5 आएगा या 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में पहले से जो है 2 मौजूद है, सिर्फ 5 की उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए यदि ये 5 से डिविजिबल हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है नंबर किसी न किसी जो है n की किसी न किसी वैल्यू के लिए 0 पर इंड कर जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं अपना लोग। इसमें देख लेते हैं, देखिए द गिवन नंबर इज 6 for the number if the number 6n has to be end with 0, then it must be divisible with 5। अब देखिए ये कह रहा है कि नंबर क्या दिया हुआ है 6n। इसमें अपना लोग लिखे हैं कि यदि इस नंबर को 0 पर इंड करना है तो इसको क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस मीन्स This means 5 should be a factor of, this means 5 should be a factor of 6n. Now 6n is equal to 2 into 3 raised to n is equal to 2 raised to n into 3 raised to n. We see that
we see that six raised to n has no factors other than 2 and 3. You see that 6 raised to n has no factors other than 2 and 3. And by the fundamental theorem of arithmetic and by the fundamental theorem of arithmetic, it is guaranteed that the composite number 6 raised to n can't have other factors except two and 3. By the fundamental theorem of arithmetic, it is guaranteed that the composite number 6 raised to n can't have other factors except 2 and 3. This means this means 5 will not be a factor of 6 raised to n, that is 6 raised to n will not be divisible by 5. Hence 6 raised to n will not hence 6 raised to n will not end with 0 for any value of n, for any value of n. इसमें अपना लोग क्या देखें, जो अपना लोग डिस्कशन किए थे कि दो तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला ये कि इसके फैक्टर में 2 और 5
तो और भी फैक्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 का होना आवश्यक है। इसके फैक्टर में 2 है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, इसलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए यह 0 पर इंड नहीं करेगा। दूसरी बात है कि यदि ये 0 पर इंड करेगा तो 5 अवश्य रूप से डिविजिबल होगा। तो इसके फैक्टर में ये 5 से डिविजिबल तब होगा जब इसके फैक्टर में 5 उपस्थित है, तब ये 5 से डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा उपस्थित हो ही नहीं सकता है। यह कौन इंश्योर करता है? यह जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंश्योर करता है कि जो इसके फैक्टर में आ गया उसके अलावा जो है कोई भी फैक्टर हम जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपना लोग। मतलब ना तो हम इसमें जो है फैक्टर ला सकते हैं, नहीं इसके फैक्टर को हटा सकते। जो भी फैक्टर होगा वह यूनिक होगा। मतलब 6 का जो फैक्टर 2 और 3 है, 6 रेज़ टू n कितना भी पावर हो जाए इसके फैक्टर में हमेशा जो है 2 और 3 ही उपस्थित रहेगा, 5 उपस्थित नहीं होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, उसका यूनिकनेस पार्ट कहता है। इसलिए जो है इसके फैक्टर में कभी 5 नहीं आएगा। यदि इसके फैक्टर में 5 नहीं आएगा तो यह कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और जब ये 5 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब यह n के किसी भी वैल्यू के लिए जो है 0 पर ये इंड नहीं करेगा। यही अपना लोग इसमें लिखे हैं कि गिवन नंबर कितना है 6 रेज़ टू n। अब इसमें लिखे इफ द नंबर 6 रेज़ टू n हैज़ टू इंड विथ 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। कहता है यदि ये 0 से इंड करेगा तो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि 5 क्या होना चाहिए, 6 रेज़ टू n का फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ फैक्टर किया अपना लोग 6 रेज़ टू n का 2 इंटू 3 रेज़ टू n है, 2 रेज़ टू n इंटू 3 रेज़ टू n है। इसके फैक्टर में 2 और 3 है। अब कहता है वी सी दैट 6 रेज़ टू n हैज़ नो फैक्टर्स अदर देन 2 and 3 and by the fundamental theorem of arithmetic it is guaranteed that the composite number 6 रेज़ टू n can't have other factors except 2 and 3। 2 और 3 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि 5 जो इसका कभी भी फैक्टर नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये 5 जो है 6 रेज़ टू n को कभी भी डिविजिबल नहीं करेगा। जब ये 6 रेज़ टू n के डिविजिबल नहीं करेगा 5 तो यह कभी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए 0 पर इंड नहीं करेगा। ये आपका था 6 रेज़ टू n। ये एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा था 4 रेज़ टू n, उसी तरह से 6 रेज़ टू n को अपना लोग प्रूफ किए। इसके बाद जो है अगला सवाल है कि एक्सप्लेन व्हाई, लिख लेते हैं अपना लोग। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 5 7 into 6 into 5 है, 7 into 6 into 5 into 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है ना। ये दो नंबर्स हैं आर कंपोजिट नंबर्स। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का क्या है शर्त? कंपोजिट नंबर का शर्त है कि आपका 1 फैक्टर होना चाहिए, सेल्फ फैक्टर होना चाहिए, इस दोनों के अलावा एक थर्ड फैक्टर जरूर होना चाहिए। तो इस हिसाब से यह क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यदि हम ऐसा शो कर पाए कि इसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं तब ये कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको जो है नोट कर लेना है आपको। इसमें जो है आपका 2 नंबर्स, दोनों को क्या करना है कि हमको ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। चलिए देख लेते हैं, दोनों को क्या करना है, शो करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। चलिए इसमें 2 नंबर्स हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरा 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर्स हैं, दोनों को शो करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देख लीजिए आप, पहला देख लीजिए नंबर जो है इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलिए इसमें थोड़ा तरकीब निकालते हैं। इस दोनों में क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11, 13 आगे, यहाँ 1 बच गया। चलिए अब देखिए
इसको थोड़ा जो है 11 से बन जा, 11 से बन जा 77 + 1 78। इसमें देख लेते हैं 13 इंटू कितना है बाबू 78। इसमें देख लीजिए 13 और 78 है और 13 6 जा होता है 13 इंटू 2 इंटू 3। अब देख लीजिए इसमें 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसमें क्या क्या फैक्टर्स, ये जो दिया गया है नंबर, इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, इसमें 2 है 3 है 13 है, इसमें 3 फैक्टर्स है। कंपोजिट नंबर का क्या है, एक सबसे पहला कंडीशन है, मतलब कंपोजिट नंबर होने का कंडीशन ये है कि एटलीस्ट इसमें कितने होना चाहिए, 3 फैक्टर्स होना चाहिए। तो देखिए इसमें सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 हैज़ three factors, has 3 factors. Thirteen. So it is a composite number, though (1 + 5). इसमें देख लीजिए इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। देख लीजिए ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखेंगे आराम से ध्यान से। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, देख लीजिए इसमें देख लीजिए 7 6 = 42 और जो अपना लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 = 12, 12 2 = 24, 42 24, 2 4 = 8, 4 4 = 16, कैरी 1, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 0, 8 + 1 9 + 1 10। और इसमें जो है एक हो गया ये 1 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो है ये जो नंबर है, इस नंबर में जो है आपको नज़र आ रहा है 2 फैक्टर है, एक 5 आ रहा है और एक 1009 आ रहा है। तो 5 आ रहा है और 1009, कहिएगा कि 1009 को भी जो इसको स्प्लिट कीजिए। देखिए इसको जो स्प्लिट करेंगे हम, देख लीजिए क्या ये नंबर 1 से तो डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और यह 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यह जो है 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, आप कहिएगा 7 से कैसे डिविजिबल नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 7 × 7, 7 4 = 28, 7 4 = 28, नहीं हो गया ना, रिमाइंडर बच गया, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, लास्ट 3 डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी नहीं है, ये 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से देख लेते हैं, 11 से भी नहीं है, यह जो है 11 से भी डिविजिबल नहीं है, यह 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 1 और 9 डिफरेंस -8 या +8, वह जो है क्या कहते हैं 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरे नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। अब कहिएगा 13 से, तो 13 से भी नहीं होगा बाबू, ये 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं है, और
17 से देख लेते हैं। 17 से नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं आपको सुकून दिलवाने के लिए। ये नहीं होगा। 17 है जो 153 होता नहीं है। ये 23 से देख लेते हैं, 23 से भी ये नहीं है। यह जो है खुद एक जो है प्राइम नंबर है 23 से। इसमें जो है 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 9, और 10 - 2 = 8, और 9 हो गया, ये 0 हो गया। ये देखिए 3 से करेंगे नहीं होगा। अभी अपना लोग 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 से होगा ही नहीं, 92 होता। तो यह जो है किसी भी नंबर के लिए, यह जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसका क्या हो गया, 2 फैक्टर आ गया। क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ठो आया। अभी क्या बोले थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि एटलीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, ये कह रहा है कि इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। उसके फैक्टर में 1 भी होगा, सेल भी होगा, इसके अलावा कोई थर्ड नंबर होना चाहिए। तो भाई 1 से तो डिविजिबल है ही, ये 5 से और 1009 से है, इसलिए यह नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। इसमें लिखेंगे सिंस the given number (4 × 3 × 1) plus 5 has has 3 factors. 1, 5 and 1009. The given number 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 has 3 factors. So it is a composite number. So it is a composite number. The given number 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5. इसके पास 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। 2 तो प्राइम फैक्टर ही है, एक जो है नॉन प्राइम फैक्टर 1 है। इसमें भी अपना लोग लिख सकते थे कि जो है इसके पास जो है 3 फैक्टर्स। हालांकि हमको दिख गया कि सिंस द नंबर हैज़ 3 फैक्टर्स, है ना, क्या कहते हैं 2, 3 and 13, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसमें अपना लोग ये ऊपर वाला जो है हैज़ 3 फैक्टर्स, ये जो है 3 प्राइम फैक्टर्स, है ना। एटलीस्ट इसमें 1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो है इसके पास 3 फैक्टर्स ऑलरेडी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि यहाँ भी लिख सकते हैं कि सिंस द नंबर 7 × 11 × 13 + 13 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसमें इसको जो नंबर सेल्फ है वह भी जो है यहाँ लिख लीजिए 3 प्राइम फैक्टर्स। इसमें इसके ब्रैकेट में अपना लोग लिख सकते हैं ए कंपोजिट नंबर या इसके शुरू में ही अपना लोग लिख सकते हैं कि ए कंपोजिट नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 3 फैक्टर्स।
इसमें इसके शुरुआत में ही लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। यही एक कंपोजिट नंबर should at least 3 factors, ये 3 फैक्टर्स, ए कंपोजिट नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम जो है 3 फैक्टर होना चाहिए। सिंस द नंबर 7 × 11 × 13 + 13 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 13, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर है ना। इसमें भी अपना लोग क्या लिख दिए कि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स दो ही हैं, तो एक अपना लोग लिख दिए द गिवन नंबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 हैज़ 3 फैक्टर्स 1, 5 and 1009, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर है। एक चीज़ अपना लोग और भी यहाँ कर सकते थे कि ये सॉल्व हो गया, दोनों सवाल जो है सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ अपना लोग कर सकते थे कि इस नंबर को पूरे कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे 77 है + 13, और इसमें देखिए 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 + 2 23, 7 7 1 0 0 1, इसमें 13 ऐड कर देते बाबू, 1 0 1 4, एक नंबर ये हो गया। अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन हैं? इसके फैक्टर्स 1 हो गए, 2 3 13 हो गया, और 1014 हो गया। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए 3 इधर और 2, 1 और सेल्फ हो गया। यह जो है एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना चाहिए, इसका 5 फैक्टर्स है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। दूसरी बात है कि यह जो नंबर है इसको अभी अपना लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अपना लोग जैसे कैलकुलेट कर लिए, यहीं से अपना लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 5 = 45 और 05, एक नंबर इसका 5045 हो गया। तो इसके पास नंबर क्या क्या हो गया, फैक्टर्स कौन कौन हो गए, है ना। द गिवन नंबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 हैज़ 3 फैक्टर्स 1 5 and 1009। एक्चुअल में जो है यह जो है लिखा जाना चाहिए था, है ना। इसको थोड़ा सा अपना लोग जो है लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही कंक्रीट हो जाएगा यह। हालांकि ये कंपोजिट नंबर कह रहा है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा है, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ अपना लोग जो कंपोजिट नंबर शो करना है, तो ज़रूरी नहीं कि कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर से जो है डिसाइड होता है, कंपोजिट नंबर फैक्टर से डिसाइड होता है, ना कि प्राइम फैक्टर से डिसाइड होता है। तो इसमें जो है अपना लोग कर सकते हैं कि सिंस द नंबर 7 × 11 × 13 + 13 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स and and 2 none, prime factors 1 and ये अपना लोग देख लिए 1014, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, इसको इरेज कर दीजिए, आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इरेज कर दीजिए कि इसके पास 3 प्राइम फैक्टर्स है और 2 नन प्राइम फैक्टर्स है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। यहाँ भी अपना लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखे यहाँ 4 फैक्टर्स हैज़ इसको भी उसी तरह से लिख देते हैं, हैज़ 2 प्राइम फैक्टर्स 5 and 9 and 2 none prime factors
1 and 5045, ये आपका एकदम एडजस्ट हो गया। ये कंपोजिट नंबर, चूंकि आपसे सवाल हो सकता है कि या जो है इसमें 2 ही प्राइम फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर कहाँ है, या तो 3 प्राइम फैक्टर है तो आप कह दिए कंपोजिट नंबर, यहाँ 2 ही प्राइम फैक्टर है, तो हम उनसे जो कहेंगे कि कंपोजिट नंबर होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, एटलीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स होना जरूरी नहीं है, फैक्टर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना जरूरी है। जो पहला नंबर है इसमें 3 प्राइम फैक्टर्स है, 2, 3 और 13, ये तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं, और 2 नॉन प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 और 1000, मतलब 1 और सेल्फ हो गया, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 5 फैक्टर्स हो गए, और नीचे वाले नंबर में भी इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 और 1009, और 2 जो है नॉन प्राइम फैक्टर्स है, 1 और सेल्फ हो गया, 5045 हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये अपना लोग का जो है, इसका जो है 5 और 6 हो गया आपका, है ना। इसके बाद जो है अपना लोग एक और सवाल है, इसको भी जो है अपना लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, देख ही लेते हैं इसको। ये जो है आपके एलसीएम पर जो है, इसको नोट कर लेंगे आप, इसके आपके एलसीएम पर जो है ये आधारित है, इसलिए इसको आप देख लीजिए। जो लास्ट ही हो जाएगा ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अपना लोग को लिखना है, और लिखने के बाद जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, 7 नंबर है, देयर इज there is a circular path, there is a circular path around a sports field, around a sports field, or Sonia takes 18 minutes. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. To drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes. Takes 12 minutes for the same. Suppose they both start they both start at the same point, and at the same time, and at the same time, and go in the same direction, and go in the same direction. After how many minutes? After how many minutes
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन। They meet again at the starting point. At the starting at the starting point. At the starting point. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में क्या है, दो व्यक्ति जो है आपको जो है जा रहे हैं, है ना। सोनिया टेक्स मिनट्स टू ड्राइव, शायद ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग हो रही है या जो भी मोटरसाइकिल या कार किसी से भी कर रही है या पैदल ही जा रही है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one down of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? चलिए देखिए इसमें क्या है। कहता है क्या कि सर्कुलर पाथ है भाई। हाँ एकदम सही है, सर्कुलर पाथ है। और सर्कुलर पाथ में क्या है कि दो आदमी ट्रेवल कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ है। एक जगह जो है कौन कर रही है? सोनिया कर रही है। सोनिया ही है शायद, और एक रवि है। सोनिया है और रवि है। एक जगह सोनिया है और यहीं से जो है ये सोनिया हो गई, और एक जगह जो है रवि है। रवि भी यहीं से कर रहा है। हम सोचते हैं कि रवि है, रवि भी यहीं से शुरू कर रहा है। सोनिया भी इसी पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट जो है आपका ए है, यहीं से शुरू कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर वो मान लेते हैं। इसका कोई काम नहीं है लेकिन मान लेते हैं। एक ही पॉइंट से सोनिया और रवि जो है स्टार्ट कर रही है। जाना इसको कैसे है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम वैसे लिख दिए हैं ताकि ये लगे कि जा रही है। सोनिया और रवि जा रही है। तो सोनिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट्स। और रवि कितने मिनट्स ले रहे हैं? 12 मिनट्स। अब बात क्या है, देखिए मान लेते हैं कि सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है। कितना मिनट्स ले रही है? 18 मिनट्स ले रही है। और रवि कितने मिनट्स ले रहे हैं? रवि जो है 12 मिनट्स ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही सर्कुलर पाथ के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया ज़्यादा समय ले रही है और रवि जो है कम समय ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सोनिया का स्पीड रवि के स्पीड से कम है, क्योंकि वह ज़्यादा समय ले रही है। मतलब रवि 12 मिनट्स में जो है पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है और सोनिया जो है 18 मिनट्स में जो है पूरे पाथ को जो है कंप्लीट कर रही है। मतलब सोनिया की स्पीड रवि के स्पीड से कम है। अब एक बात बताइए कि यदि एक राउंड कर लें तो रवि 12 मिनट में ही आ जाएगा इनिशियल पॉइंट पर और सोनिया 18 मिनट्स में आएगा। तो मिला, एक बार में मिला। एक बार में ना सोनिया और रवि नहीं मिलेगा, चूँकि रवि पहले पहुंच जाएगा, फिर जो है सोनिया जो है बाद में पहुंचेगी। इनिशियल पॉइंट पर मिलेगी, इनिशियल पॉइंट पर चलते रहेगी तो नहीं मिलेगी। फर्स्ट बार मिली है, फर्स्ट बार जहाँ से स्टार्टिंग की है वहाँ एक साथ है सोनिया और रवि। लेकिन यदि घूमते रह जाए तो सोनिया और रवि फर्स्ट बार में नहीं मिलेगी। अब सेकेंड बार की बात करते हैं। अब क्या होगा कि रवि जो है एक चक्कर लगाया
12 मिनट्स। सोनिया एक चक्कर लगाई, 18 मिनट्स। फिर रवि दूसरा चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट्स। फिर सोनिया दूसरा चक्कर लगाई, 18 मिनट्स। तो दूसरा चक्कर जो लगाई, ये कितना मिनट्स हो गया? 36 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 36 मिनट्स हो गए। तब तक में रवि क्या करेगा? रवि तो 12 मिनट्स में ही एक चक्कर लगाता है। तब तक में रवि क्या होगा? 3 चक्कर लगेगा। इसका 3 राउंड करेगा वह रवि। 12 3 जा 36। इस बार मिल जाएगा। मतलब जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि जो है 3 चक्कर लगा लेगा और इनिशियल पॉइंट पर फर्स्ट बार मिल जाएगा। मतलब 36 मिनट के इंटरवल में दूसरी बार इनिशियल पॉइंट के अलावा दूसरी बार जो है, फर्स्ट बार इनिशियल पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट किया है, दूसरी बार 36 मिनट्स पर जो है दोनों इनिशियल पॉइंट पर दोनों की भेंट हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट पर दोनों की भेंट हो जाएगी, दोनों मिल जाएंगे इनिशियल पॉइंट पर। अब कहेगा इसके अलावा भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये सबसे लोएस्ट टाइम है जहाँ सोनिया और रवि जो है फर्स्ट बार जब से स्टार्ट किए थे जो है और दूसरी बार मिलेंगे। इसके बाद कब मिलेंगे? अब आराम से लगा सकते हैं। 36 1 हो गया तो ये 36 हो गया। 36 2 जा 72 मिनट्स में मिलेंगे। क्या कहते हैं? 36 3 जा 108 मिनट्स में मिलेंगे। 36 4 जा 144 मिनट्स में मिलेंगे। ये इतने मिलेंगे सब ठो। एक्चुअल में है क्या? यह जो है 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल्स है। क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है। और कॉमन मल्टीपल्स में यह जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है 36। इसलिए 36 आफ्टर 36 मिनट्स ये जो है यह इन्हीं जब से स्टार्ट किए हैं उसके बाद जो है प्रथम बार जो है रवि और सोनिया एक दूसरे से भेंट करेंगे। इसके बाद भी भेंट करेंगे। 72 मिनट्स में करेंगे, 108 मिनट्स में करेंगे, 144 मिनट्स, इसी तरह जाते जाएगा। दौड़ते जाएंगे तो भेंट होती जाएगी। लेकिन सबसे कम समय में जब वो एक दूसरे से मिलेंगे वह क्या है? 36 मिनट्स है। इसलिए यह कह रहा है कि अब जो है there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? कहता है कि कितने मिनट्स बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। प्रथम बार जो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर चलने के बाद वो 36 मिनट्स में मिलेंगे। तो इसमें लिख लेंगे अपना लोग टाइम टेकन by Sonia. Time taken by Sonia to complete one round of the sports field. $18 minutes. फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि to complete one round of the sports field. 12 minutes. अब क्या है देख लीजिए।
18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 2⁻1 इंटू 3⁻2, और 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12। इसमें देख लीजिए, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन फैक्टर्स हैं? 2 और 3। 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2⁻2 इंटू 3⁻2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। अब अपना लोग लिखेंगे दे विल मीट, दे मीट अगेन, they will meet again. They will meet again. After LCM time of 18 minutes and minute, that is minutes at the starting, they will meet again after LCM time of 18 minutes and 12 minutes, that is 36 minutes, after 36 minutes at the starting point. मतलब कब मिलेंगे? दोनों का जो टाइम है उसका जो एलसीएम निकाल लेंगे अपना लोग, चूँकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एचसीएफ नहीं हो सकता है क्योंकि पीछे छूट जाएंगे ना। दोनों का एचसीएफ जो है आपका, जो दोनों का एचसीएफ होगा बाबू, तो एक बार में 6 हो जाएगा। 6 मिनट्स में तो नहीं होंगे, 6 मिनट में जो है रवि हाफ चक्कर में ही रहेगा और ये 1/3 चक्कर में ही रहेगी, तो मिलने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए अपना लोग को क्या निकालना पड़ रहा है? एलसीएम है। तो दोनों का एलसीएम टाइम जो होगा 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का 36 मिनट्स, तो वो पहली बार जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें जो है, इसलिए अपना लोग जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाले। 18 2 इंटू 3 इंटू 3, 2⁻1 3⁻2, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिए तो 2⁻2 इंटू 3⁻1 हो गया। इसमें कौन कौन फैक्टर्स आए? 2 और 3, तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है 2 और 3 का हाईएस्ट पावर है 2 है, 2⁻2 3⁻2, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, कितना हो गया? 36 हो गया। तो रवि और सोनिया एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? ए है। ए पर जो है 36 मिनट्स के बाद जो है ये एक दूसरे को मीट करेंगे। तो आज के लिए अपना लोग था जो है 5, 6 और 7 नंबर का सवाल आज अपना लोग देख रहे थे, और एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ आपको जो है समझ में नहीं आई बात, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।